हेलो नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का हिस्ट्री का अध्याय नंबर 3, जिनका नाम है फ्रांस की क्रांति। बड़ा ही सुंदर अध्याय है। विश्व का एक युगांतकारी घटना इसको माना जाता है, इसलिए क्योंकि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद यह एक पहला देश था जिन्होंने वहां के राजा को जनता हरा दिया। जनता उठाकर ऐसा फेंका उसको कि राजतंत्र खत्म हो गया और गणतंत्र की स्थापना हुई। भले उस समय सफलता नहीं मिली, लेकिन काफी सफलता मिली थी। कहेगा सर ऐसा क्या है? क्योंकि 1789 में क्रांति हुई थी और 1814-15 तक ये कुछ ठीक ठाक रहा फ्रांस। फिर से यही राजवंश की स्थापना हो जाती है, लेकिन इसके बीच का समय जो है, उस समय तक गणतंत्र रहा था। कुछ भी हो, टालमटोल समझिए, कम बेश समझिए, लेकिन फायदा तो जरूर रहा कि पूरे विश्व ने इससे प्रभावित हुआ। दुनिया के सारे देश प्रभावित हुए। अब इस युद्ध क्रांति के क्या क्या कारण थे, यह क्रांति हुई कैसे, इसके क्या प्रभाव हुए, इन सारे चीजों के बारे में देखेंगे। तो पहले सामने समझिए, एक थंबनेल लगी हुई है। थंबनेल में एक प्यारा सा तस्वीर है, एकदम बिल्कुल निमोछिया जैसा लग रहा है, देख रहे हैं ना? हाँ, मर्दों का मूछ नहीं था भाई, कुछ नहीं, मूछ नहीं तो कुछ नहीं, क्या है कि नहीं? नहीं, हमारे पास है, लेकिन उतना नहीं है साफ। देखिए बच्चा वो सब भी कह रहा है हमारे पास है। हाँ ठीक है, होगा होगा। चलिए, तो ये बिल्कुल लग रहा है कि निमोछी जगती हैं। भाई इनका क्या नाम है? क्या नाम था बताइए इनका? हमको तो याद नहीं है भाई। चलिए, इनका नाम था लुई सोलाबा। किताब नहीं पढ़े आप लोग? लुई सोलाबा, ये कौन थे? इनके ही शासन काल में क्रांति हुई थी। इन्हीं को लोग गद्दी से उठा के फेंक दिए थे। उनकी एगो बगल में ही देख रहे हैं, प्यारी प्यारी तस्वीर, बड़ी सुंदर तस्वीर है। इनका नाम है मेरी एंटोनेट। बड़ी ही सुंदर स्त्री थी, बड़ा सुंदर, है ना? अब तू लोग मत इसके फेर में पड़ जाना। हाँ, चलिए। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये कार्ल मार्क्स का तस्वीर है। चलिए, तब फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग पहले मनोरंजन की बात हो जाए, तब हम लोग आगे चलेंगे। मेरी मंजिलें मेरे करीब है, मेरी मंजिलें मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। गुमान नहीं मुझे इरादों पे अपने, ये मेरी सोच और हौसलों का एहसास है। हमें अपनी मंजिल हमें मिल जाएगी, इस बात का हम कभी गौरव नहीं करते हैं, गुमान नहीं करते हैं। तो भाई आप इतने कॉन्फिडेंस से काहे बोलते हैं? क्योंकि मेरी सोच और मेरी हौसला पर ना हमें भरोसा है कि एक दिन जरूर हमारी मंजिल हमें मिलेगी। इसी हौसलों के साथ बढ़ रहे हैं, एक दिन जरूर हौसला हमारी पूरी होगी, क्या है कि नहीं? मंजिलें आएगी। चलते हैं, तो क्रांति के बारे में अब थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं, सुनिएगा। थोड़ा सा पाठ परिचय पहले हो जाए। हुआ क्या कि 1774, 75, 76 में अमेरिका में एक स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। हम लोग पढ़े पिछले चैप्टर में। तो इसमें लड़ने के लिए फ्रांस से कौन गए थे? सेना। और जब वहां से आए सेना लोग लौट के फ्रांस, तो ओकर खोपड़िया हिल गया कि भाई हम लोग एगो आजादी की लड़ाई के लिए वहां लड़ रहे थे। आजादी की लड़ाई हुई तो वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई, देश स्वतंत्र हो गया, वहां पर सब जनता को एक अच्छा सा अधिकार मिला है। अब भाई हमारा अपने देश में तो दूसरे तरीका है, निरंकुश राजतंत्र है। इसी को हटा के वहां पर एक नई लोकतंत्र की स्थापना होती है, गणतंत्र की स्थापना होती है। इसी को इस पाठ में हमको पढ़ना। फिर जब गणतंत्र की स्थापना हो जाती है, तो उसके बाद क्या क्या सुधार होते हैं,
इसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारे चीजों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे विस्तार से। चलिए, तो पहले हम लोग देखते हैं फ्रांस की पुरातन व्यवस्था के बारे में। सुनिएगा, 1789 से पहले फ्रांस में जो शासन व्यवस्था थी वो पुरातन थी। राजतंत्रात्मक बुर्बो वंश के शासक लुई 16वां निरंकुश और अत्याचारी शासक थे। राजकाज में ध्यान न देकर विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक प्यारी तस्वीर देख रहे हैं ना, ये दोनों बहुत ही निरंकुश अब फिजूल खर्ची में बड़ा। मेरी एंटोनेट जो थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया है ना देश, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। तो उस देश के राजा की ये बेटी थी। इसकी शादी फ्रांस के राजा लुई 16वां से हुआ था और ये मात्र 20 साल के थे तक गद्दी पर बैठे थे। तो अब समझ रहे हैं कि उस समय इनको ज्यादा अनुभव नहीं था राजकाज के बारे में। अब भोग विलास में पूरा ध्यान दिए। राज्य से जो भी पैसा उसलाता था ना, टैक्स वाला, खूब खर्चा करते थे। शीश महल बनाते थे अपने लिए। जनता कष्ट में ये अपने लिए शीश महल। ये जो देख रहे हैं बड़ी सुंदर नाक वाली तस्वीर वाली लड़की, गुड़िया जैसी लग रही है, नहीं लग रही है? बताइए, जब तस्वीर में गुड़िया लग रही है तब वास्तविक में तो मोम होगी वो, क्या है कि नहीं? तो ऐसी थी, लेकिन बड़ा फिजूल खर्ची में थी। तनी को पार्टी साटी होता था, करोड़ों करोड़ खर्च कर देती थी। तो आम जनता को ना बड़ा कष्ट होता था उस बात से कि भाई टैक्स का पैसा हम देते हैं, राजकाज में कोई विकास नहीं, सड़क टूटा हुआ है तो वो बनाने लगी, राजा को ना पैसा है। मान लीजिए फिजूल खर्ची में पार्टी में बहुत पैसा खर्च करते। तो ये बात से ना लोगों को बड़ा दुख हो रहा था, इसीलिए वहां क्रांति हुई थी, है कि नहीं? यही दोनों के कारण क्रांति हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। वहां के समाज ना 3 वर्गों में बटे थे, जिसको स्टेटस कहते थे। कुलीन वर्ग थे, पादरी थे और साधारण वर्ग थे। आज समाज में एक रूपता भी नहीं था। समाज जो था ना वो अलग अलग रूपों में बटा हुआ था। अब देखिए, जैसे अब अपने यहाँ की बात करिए कि किसी को कोई ज्यादा अधिकार मिल जाए और किसी को कम अधिकार मिले तो अच्छा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा कम अधिकार मिले तो वहां पर कुलीन और पादरी जो थे, राजा के तरफ से उसको पूरा छूट था। पूरे फ्रांस का जो 60% जमीन थी वो कुलीनों के पास थी, ठीक है? पढ़ाने लिखाने शिक्षा का अधिकार पादरी को था। पैसा सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों के पास था। तो अमीर भी वही, जमीन भी वही। सरकारी नौकरी अगर होता था, माने राज्य में कोई भी राजा के मंत्री हो, सेना हो, अन्य कोई पद हो, तो उस पर कुलीन वर्ग के लोग या पादरी वर्ग के लोग ही बहाल होंगे, ठीक है? तो इन लोगों को टैक्सो देने का अधिकार नहीं, वो लोग टैक्स नहीं देंगे। अब देखिए, जमीन का 40% साधारण वर्ग थे, उसकी संख्या बहुत ज्यादा थी, तो जमीन उसको तनी तनी हिस्सा मिला। सबसे ज्यादा गरीब वही थे, राजकाज में भाग भी नहीं ले सकते थे, टैक्स यही देंगे। मतलब जिसके पास पैसा है वो टैक्स नहीं जमा करेगा, और जिसके पास पैसा नहीं है वो टैक्स जमा करेगा। यह एक रूपता। फ्रांस में इस तरह की व्यवस्था थी। अब जो नीचे तबके के लोग थे, नीचे स्टेटस के, यानी तीसरे स्टेटस में जिसमें साधारण वर्ग आते थे, इनके मन में ना एक अलग भावना जग गया, है ना? अब क्या हुआ कि वहां पर महंगाई जो है ना बढ़ने लगी। महंगाई बढ़ने लगी। तो महंगाई जब बढ़ने लगी, देश में आक्रोश की भावना फैलने लगी, जनता लोग सरकार से मांग करने लगी। तो राजा लुई 16वां जो है वो क्या किए, अपने मंत्री संतरी को बिठाए कि भाई आप लोग बैठिए, सब लोग विचार करिए कि महंगाई कैसे खत्म होगी, आम जनता जो कष्ट में है उसको कैसे दूर किया जाए, ठीक है? तो कुछ मंत्री जो थे, कुछ लोग, ये लोग ना एक तरीका बताए। क्या था? जो कुलीन वर्ग हैं और कुछ पादरी लोग हैं, तो उस पर भी टैक्स लगाइए, क्योंकि जो राज्य का पैसा है वो पूरा नहीं हो रहा है राज के टैक्स से। तो सब लोगों को टैक्स कहिए देने के लिए। आप तो किसी गरीब से ना ले रहे हैं जी, आज जो पैसा वाला है उससे तो नहीं ले रहे हैं ना, तो उससे टैक्स लीजिए ना। ये राजा को सलाह दिया गया।
अब राजा पर एक दबाव था कुलीन वर्गों का, तब कुलीन वर्ग के दबाव में राजा ना ये नियम नहीं लगा सका उस समय, तब पहली बैठक फेल हो गई। तो राजा में वहां पर फ्रांस में एक नियम था कि राजा कोई टैक्स अपने से नहीं लगाएगा। वहां पर एक बैठक होती थी, वो बैठक में सब लोग मिल के पारित करते थे तो अब टैक्स लगेगा। ठीक है, जिसकी बैठक ना बहुत दिनों से नहीं हुई थी, 1614 ही ईस्वी से नहीं हुआ था, 1789। अब समझ लीजिए कि लगभग 175 साल से वो बैठक हुआ ही नहीं था। 175 साल पहले जो नहीं, वो राजा नहीं थे, उनके दादा, उसके दादा, उसके दादा होंगे, ऐसे हुआ होगा। तो उस जमाने में टैक्स जो लगा था ना, वही टैक्स आज भी था। ठीक है ना, तो इसीलिए राजा सोचा कि इसकी बैठक बुलाते हैं। अब बैठक स्टेटस की बैठक बुलाएंगे, सब लोग विचार विमर्श करके तब हम लोग टैक्स लगाएंगे। ये राजा सोचा। तो राजा कहा कि 175 साल से बैठक हुआ नहीं है और नया टैक्स तो हम लगा नहीं सकते हैं, तो बैठक को बुलाया जाए। तो बैठक बुलवाने की बात होती है, और बैठक जो हुआ ना 1789 में, वही बवाल का वो कारण बन गया। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर जब बैठक हो ही रहा था तो ये बवाल काहे हुआ। तो क्या होता है, देखो, जैसे मान लो हमको बैठक में बुलाया जाए, तो हम हैं उच्च वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग के, पादरी वर्ग के लोग, तो वहां जाएंगे तो उच्चगर कुर्सी हमारे मिलल रहेगा, हमको कुछ नहीं दिया जाएगा। हाँ, आप साधारण आदमी हैं, तो आपको मान लीजिए हो सकता है कि सभा में भर्ती नहीं किया जाए, या हमारी विचार लिया जाएगा, आपकी विचार नहीं लिया जाएगा। तो आप उस नियम को मानिएगा? कहे भाई बुलाए बैठक में, हमको अंदर जा ही नहीं दिए, हमारे विचार आप लोग लेबे नहीं किए, तो ये बैठक का कौन फायदा। यही कहानी हुई वहां पर कि तृतीय स्टेटस के लोग जब गए ना, तो उस सभा के अंदर इसको जाने ही नहीं दिया। ठीक है, तो सब तृतीय स्टेटस वाले लोग मांग किए, साधारण लोग, कि नहीं, पहले तो चुनाव करवाइए, आज चुनाव में सबको एक के वोट देने का अधिकार दिया जाए। कुलीन होगा तभियो, पादरी होगा तभियो, और साधारण वर्ग होगा तभियो, तो सबको एक वोट देने का अधिकार मिलेगा। तो फिर इस तरह से चुनाव में जो लोग विजय होंगे उसके हिसाब से नियम कानून बनेगी, वो लोग बनाएंगे नियम कानून। तो तीसरे स्टेटस वाले तो समझ रहे थे कि हमारी संख्या तो ज्यादा है, हमारा चुनाव होगा तो हम तो जितबे करेंगे। आ कुलीन पादरी तो ये समझ रहा था कि हमारी संख्या तो कम है, तो हम तो हार जेबे करेंगे, तो चुनाव होने ही नहीं देंगे, ना चुनाव होगा ना हम हारेंगे। इसीलिए वहीं पर ही बवाल खड़ा हो जाता है। अब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलते हैं, फ्रांस की क्रांति के क्या क्या कारण थे। चलिए देखो मेरे भाई, कोई जो क्रांति होती है ना, एकाएक नहीं होती है। कोई भी क्रांति एकाएक नहीं होती है, उसके कई कारण होते हैं, धीरे 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 पनपते जाती है। ए बुआ सुनिए ना ध्यान से, तो वो एक समय ना चिंगारी बनकर उठती है, विस्फोट बनती है। जैसे मान लीजिए हमको इससे दिक्कत है या इससे हमको दिक्कत है, तो एकाएक नहीं होगा, धीरे धीरे बात से तब होगी, बातें नहीं होगी। तो क्रांति ऐसे ही होती है। फ्रांस में जो क्रांति 1789 में हुई, वर्षों से चली आई जो बुर्बो वंश के शासन थे, लुई 16वां, उसको लोग फांसी की सजा दे दिया। एक साधारण सी बात नहीं है, राजा को गद्दी से हटा देना एक बहुत बड़ी बात होगा। आखिर कुछ ना कुछ गलती हुआ होगा राजा से, इसीलिए क्रांति 1789 में हुई। इसका पहला कारण क्या था सुनना, निरंकुश जारशाही, सॉरी राजशाही। वहां के राजा जो थे ना लुई 16वां, बड़ा निरंकुश थे। निरंकुश का मतलब हुआ कि राजा थे लेकिन राजकाज पर ध्यान नहीं, भोग विलासता में पूरा ध्यान, पार्टी साटी में पूरा ध्यान देते थे, ऐशो आराम, मदिरा, नाच गान, इस सब में पूरा ध्यान। पूरा राज दरबार ना भोग विलासता का केंद्र बन गया था। मंत्री संतरी पूरा भरे रहते थे, कोई भी काम अगर कराना होता तो ज्यादा पैसा टैक्स देना पड़ता था लोगों को। ठीक है ना,
घूसखोरी ज्यादा हो गई थी। अब आम जनता इससे परेशान थे, क्योंकि राजा तो कोई काम कर नहीं रहा था, ध्यान तो दे नहीं रहा था कि राज्य में क्या चल रहा है। तो सब लोग किसको दोषी मान रहे थे? राजा को। जैसे मान लीजिए अपने देश के राजा अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री राजा ही होता है। तो देश के अभी राजा कौन? नरेंद्र मोदी। कोई गड़बड़ी होती है तो दोष किसको देते हैं हम लोग? यहाँ के डीएम को, कलेक्टर को? नहीं, किसको देते हैं हम लोग? मोदी जी को। उन्हीं के कारण हो रहा है। अगर वो ध्यान देते तो शायद ही, जैसे अभी बिजली अगर गुम हो जाए 24 घंटे के लिए तो किसको दोष देंगे? यहाँ के बिजली कर्मचारी को कि नीतीश बाबू का? मोदी जी को। नीतीश बाबू को बोलेंगे कि भाई, या मोदी जी को बोलेंगे कि ध्यान नहीं देता है, बिजली गुम रहता है ना। तो कहने का मतलब यह है कि उस समय भी सब दोष किसको जा रहा था? राजा को। इसलिए राजा के खिलाफ लोगों के मन में ना आक्रोश बढ़ते गया कि हमारा राजा अच्छा नहीं। लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा था कि कैसे इसको भगाया जाए। अब आगे चलिए। तो पहला कारण समझ गए ना, निरंकुश राजशाही। अब एक महल ही देख रहे हैं, फ्रांस में ये महल बन रहा था, इसको कहते हैं हम लोग ये शीश महल। उसका महल देख रहे हैं ना, कितना सुंदर है। अब समझिए, एक जगह जनता भूखों मर रही है, खाने के लिए पैसे नहीं, और राजा का कर्मचारी जाता है जबरदस्ती टैक्स वसूलता है। थोड़ा फसल नष्ट हो गया उससे हमारा मतलब नहीं है, जो कर बांधल है वो दो, जमा करो। वो भी टैक्स वसूलने के लिए राजा के लोग नहीं जाते थे, वो ठेकेदार को नियुक्त कर दिया जाता था। अब एक ठेकेदार को नियुक्त किया जाता था, मान लीजिए 1 साल 5 साल के लिए, तो 15 साल का टैक्स वसूल लेता था। मतलब क्या? जैसे मान लीजिए जनता से लेना है 100, तो जबरदस्ती तुमको 500 देना होगा, है कि नहीं है? तुम्हारे यहाँ 500 बनता है, अब जबरदस्ती वसूल रहा था। तो जनता किसको दोषी मानेगा? वो ना। ई महल देख के तो लोगों को करेजा फट रहा था कि हमारा रोहेला मरैया नहीं, राजा बना रहा है हमारे पैसा से शीश महल नहीं। इसलिए और लोगों के मन में आक्रोश बढ़ता गया कि राजा सही नहीं है, ये स्वेच्छाचारी राजा है, भोग विलासी राजा है ना। दारू पीता है, नाच गान देखता है, भर दिन पड़ल रहता है, ध्यान नहीं। दूसरा देखिए, राज दरबार की विलासता। अभी देखिए, राज दरबार में पूरा भोग विलास भरा हुआ था, रोजे भोज होता था राजा के दरबार में, जनता होने भूख में, और राजा के दरबार में रोजे पार्टी साटी भोज साथ चलते रहता था। अब बताइए, एक जगह भोज खूब हो, हमको निमंत्रण न दिया जाए, हमरे पैसा, गुस्सा चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? तो पूरा ऐसे। साथ ही साथ जानता, वहां के लोगों से कर वसूला जाता था ज्यादा ज्यादा। पूरा राज दरबार में छोटा काम भी कराना होता था, तनी को काम राजा से, तो उसके लिए बड़े बड़े कर्मचारी के हाथ जाना पड़ता, और उसमें टैक्स देना पड़ता, माने घूस। इसीलिए लोगों को ना मन आक्रोश की भावना आ गई। अब आगे चलते, सुनिएगा। प्रशासनिक समरूपता नहीं था राज दरबार में। सलाहकार, सेवक, अधिकारी भ्रष्ट, सभी एकमात्र उद्देश्य राजा से चाटुकारिता कर अपना काम निकालना था। माने पूरा राज दरबार जो था ना, चाटुकार से भरा हुआ था। वो लोग सोच रहा था कि जितना कमा सकते हैं तक कमा सकते हैं। सुनिए, उन लोगों का क्या उद्देश्य था? जितना कमा सकते हैं। जैसे अभी का डीएम, नहीं पढ़ना है, छोड़ दें पढ़ाई को, सुनेगा तभी ना याद रहेगा यार, सुनबे नहीं करेगा तो क्या याद रहेगा? कमाल, सुन बता रहे हैं। चाटुकारिता का मतलब होता है कि सब अपने अपने बारे में सोचता था, आम जनता की कष्ट के बारे में कोई नहीं समझता था। वो सोच रहा था कि जितना जितना पैसा हम कमा सके। अभी के जो समय है, जैसे आपको कोई काम करवाना होगा, कर्मचारी के यहाँ जाइएगा तो ज्यादा से ज्यादा पैसा मांगेगा, है कि नहीं? घूस। तो ये क्या है? स्वेच्छाचारिता है, चाटुकारिता है। उस समय फ्रांस में यही कहानी थी। ठीक है, चलिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। वहां पर ना कोई व्यक्ति को कोई तरह का स्वतंत्रता नहीं था, कोई संस्था नहीं बना सकती, कोई लेख नहीं लिख सकता। राजा की तरफ से सख्त मना था, है ना, कि मैंने कोई भी व्यक्ति जो है, मतलब इस तरह का कोई संस्था नहीं बनाएगा, ताकि राजा के खिलाफ कोई संगठन न बने। इसलिए राजा ने इस तरह का प्रबंध वहां कर रखा था। चलिए, तो ये तो राजनीतिक कारण था। अब चलते हैं आगे, सामाजिक कारण देखिए। सामाजिक कारण क्या थे? चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे सामाजिक कारण बारे में पढ़ रहे थे ना। तो सामाजिक कारण में पहले तो पादरी वर्ग था। अब पादरी वर्ग को क्या था? पूरा अधिकार था।
जमीन उसके पास ज्यादा, कुलीन वर्ग उसके पास ज्यादा, कर नहीं देना है। तो सब अधिकार तो उसी के पास था। कोई मान लो कुलीन अगर कोई पद पर थे, सरकारी पद पर, उसके बेटा अगर उस योग्य नहीं भी है, तब ये पद पर चल जाता था। समझ में आई बात? माने वो भी वंशजे वाला था। तो अब मौका किसी को मिलेगा साधारण व्यक्ति को? तो ऐसी स्थिति में जो जनसाधारण लोग थे, जो तीसरे स्थिति में आते थे, इसका बड़ा वहां पर स्थिति गड़बड़ हुई। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, लोगों में बुद्धिजीवता आना शुरू होता है, और सबसे बड़ी बात, मध्यम वर्गीय लोगों का उदय होता है। यही लोग क्रांति करते हैं। क्रांति करने में किसका उपयोग हो? मध्यम वर्गीय। जैसे आप हम शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, है ना, जो शिक्षित लोग हैं, कि उस समय शिक्षा के लिए हो सकता है कि अलग अलग देश गए होंगे, वहां की स्वतंत्रता आजादी को देखे होंगे, तो वो सोच रहे होंगे कि हमारे देश में भी इसी तरह का शासन होना चाहिए। अब पढ़ल लिखल तो कानून से न बात करता है, नियम से न बात करता है। तो वो लोग आया होगा और अपने देश में कहा होगा कि हमरो इस तरह का नियम चाहिए, हमारे देश में ऐसा शासन चाहिए, और न दोगे शासन तो लड़ाई होगी। नहीं, तो ये जो मध्यम वर्ग का उदय हुआ ना, यही क्रांति लाई। कुलीन वर्ग और पादरी तो चाहता था कि ऐसे नहीं रहे सब दिन, क्योंकि हमारा तो मजे मजे है। और साधारण वर्ग तो गरीब था, वो तो कुछ बोल ही नहीं सकता था, क्योंकि जो बोलता राजा उसको जेल में रख देता था, तो इसीलिए वो कुछ बोलता नहीं था। तो जब शिक्षित वर्ग हुआ, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, तब वकील हुए, चिकित्सक हुए, मान जो भी थे, तो ये लोग ना जब शिक्षा ग्रहण करके आए, तो राजा से सवाल जवाब करने लगे, भाई कि भाई हम लोगों को इस तरह का नियम चाहिए, हमारे देश में सुधार करिए। और यही क्रांति का धीरे धीरे शुरुआत बढ़ा रहा है। कौन? मध्यम वर्गीय। चलिए, अब आर्थिक कारण क्या था समझिएगा। 1789 में फ्रांस की क्रांति का सबसे मेन कारण जो आर्थिक स्थिति गड़बड़ थी उसके कारण हुई। अव्यवस्थित अव्यवस्था, मतलब अर्थव्यवस्था जो थी ना वहां की, बड़ा ही खराब थी। पूरे राज्य में आय और व्यय का कोई लेखा जोखा था ही नहीं। माने राजा को ये पते नहीं था कि किस मद में कितना टैक्स लेना है ना। अब जैसे अभी बताए हम कि राजा क्या करता था कि एगो ठेकेदार नियुक्त कर देता था, तुरे 2 साल के लिए 5 साल के लिए तुरा दे दिए ठेका। क्या? अब जैसे मान लीजिए अपने यहाँ का समस्तीपुर का बस स्टैंड है, तो सभी गाड़ी से सरकार कहती है कि 10-10 रुपया लेना है। नहीं, ये सरकारी टैक्स है। हम सरकारी नीलामी हुआ जब, तो हम वो स्टैंड हम ले लिए, नहीं कुछ घूस घूस दे करके, आप बस में लगा दिए 50 रुपया, नहीं लगा दिए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमको तो 1 साल ही इसका वसूलने हैं, तो 1 साल में जितना वसूल सकते हैं, तो सरकार को जमा करना है 10 रुपया, और हम ले रहे हैं कितना? 50 रुपये। मजबूरी में तो अब चलवे करेगा गाड़ी, रोडों में चलता है, पकड़ लेते हैं, लगा दिए एगो मुसरी घरारी में, लगा दिए एगो कैंप, कोनो बस जाए, पैसेंजर वाला जाए चाहे मेन जाए, पकड़ो से लो उसे 50 रुपया, नहीं तो मारो डंटा ओकरा। नहीं हुआ। तो उस समय यही कहानी थी फ्रांस में भी, ठेकेदार को दे दिया जाता था कर वसूलने के लिए, उन मनमाने ढंग से कर वसूलते थे। कितना कर वसूलाया, कितना खर्च हुआ, राजा को कोनो अंदाजे नहीं था। धीरे धीरे पूरा देश क्या होते चला गया? गरीब होते चला गया। दूसरा था दोषपूर्ण कर व्यवस्था, भी बतेबे किए कि वहां पर कर वसूलने के लिए कर देना जो था वो ऊंचे वर्ग अमीर वर्ग को नहीं था, गरीब से। ये तो उल्टा ना चल रहा है भाई, गरीब आदमी कहां से देगा टैक्स? आज जरा पैसा है से आप लेवे नहीं करते हैं, तो आम जनता को क्या लगेगा कि राजा बुर्बके है साहब, कि जो पैसा वाला है, जो टैक्स देने वाला है, उसे नहीं लिया जा रहा है, और जो गरीब है उसे टैक्स मांगा जा रहा है। इसीलिए लोग अब कर वसूली की प्रणाली जैसे बताया अभी, व्यापारिक और व्यवसायिक का अवरोध। अब देखिए वहां पर क्या था फ्रांस में उस समय में, कि एक जगह से दूसरे जगह जाने का ना व्यवसायी से, व्यापारियों से ना कर लिया जाता था। जैसे मान लो अपने इंडिया में रखो, हम लोग बिहार में हैं, अब हमको दिल्ली में सामान बेचना है, तो यूपी में जैसे घुसेंगे उत्तर प्रदेश में, तो पहले वहां पर अपना गाड़ी का टैक्स भरेंगे, तो अब दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में टैक्स भरेंगे, तो अब सामान बेचेंगे। उधर से आएंगे तो सामान लेकर के, तो फिर 2 जगह टैक्स देके तब बिहार में घुसेंगे। तो हर जगह जगह टैक्स दीजिएगा तो सामान की कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ेगी ना। व्यापारियों को मुनाफा होगा? नहीं ना होगा। तो इसमें नियम क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए?
कि कर प्रणाली को थोड़ा ठीक किया जाए, व्यापारियों को छूट किया जाए। जैसे अभी देखिए, अब यहाँ से टेम्पू चलती है, सारंजन में एक बार टिकट, मुसिहारी में एक बार टिकट, समस्तीपुर में एक बार टिकट, नहीं 14 जगह तो 14 जगह टिकट। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि एक बार कोई भी स्टैंड से आप एगो टिकट दिन का कटा लीजिए, भर दिन आप चलाते रहिए जितना चला सकते हैं, कल होके एगो टिकट लगेगी। ये सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा सोचती नहीं है, क्योंकि उसको तो अपने काम से फुर्सते नहीं है बुरबखा को, क्या है कि नहीं। सरकार व्यवस्था हमारी सही नहीं कर रही है ना। तो कहने का मतलब है कि व्यावसायिक और व्यापारियों का वहां पर अवरोध हो रहा था, इसीलिए भी लोग उसके विरोधी बने राजा के। चलिए अब चलते हैं सैनिकों में असंतोष। अब समझिएगा, सैनिक अभी जो वहां पर थी सेना फ्रांस में, तो इस सेना जो था ना, उस सेना बड़ा ही असंतोष में था। समय से उसको वेतन नहीं मिलता था, समय से भोजन नहीं मिलता था, है ना, अच्छे कपड़े हथियार ये सब नहीं मिल रहे थे, इसलिए सेना में असंतोष की भावना थी। जैसे अब नौकरी में तो हम लग गए, जैसे मान लीजिए हमको पुलिस बना दिया गया, नौकरी हो गए, अब हमारा कपड़े नहीं सही से दे रहा है, फटले पुरन का कपड़ा पहना के भेज देता है ड्यूटी में, पुरन के बंदूक जिसमें जंग लागल है कहता है छोड़ो, कैसे मारेंगे भाई बताओ, दाब के मारेंगे और उल्टे भाग जाएगा बंदूक था, क्या है कि नहीं। अब गाड़ी ऐसा दिला है चक्का जो पंचर हो जाता है रास्ते में 4 जगह, क्या बताइए। अब चले वहां सारंजन से चले गंगसारा के लिए, अब मालूम हुआ कि रास्ते में पंचर 4 जगह हो, नहीं 4 बार स्टेपनी बदलते रहिए, तो बताइए ठीक हुआ। सेना में इस सब के लिए ना असंतोष की भावना थी, क्योंकि व्यवस्था सरकार की सही नहीं थी। चलिए अब आगे चलते हैं, बौद्धिक कारण समझिएगा। उस समय ना बौद्धिक कारण थे, बस लास्ट फ्रांस में क्रांति के समय कुछ ज्ञानी लोग आए, बुद्धिजीवी, और उन लोगों ने ज्ञान का प्रचार प्रसार शुरू किए, ऐसे ऐसे लेख लिखे, ऐसे ऐसे मतलब पत्रिका लिखा, उसमें राजा की बुराई और जनता के हित की बात की गई। और जब वो लेख प्रकाशन में आया, लोग पढ़े, तब लोगों के मन में आया कि नहीं हमारा अधिकार ये है और राजा को ये सब काम करना चाहिए, और राजा से मांग किए और वही कारण क्रांति हुई, जिसमें सबसे पहले नाम थे मॉन्टेस्क्यू। क्या नाम था? या पोप पादरी कुलीन सभी पर कटु आलोचना की। इन्होंने क्या किया? कटु आलोचना, माने वहां के जो पोप लोग थे, पादरी लोग थे, कुलीन वर्ग के थे, उस सब के गलतियां को उन्होंने किताबों में लिख डाला। कौन कौन किताब? देखिए, पार्सियन लेटर्स नामक एक किताब है, उसको लिखा। दी स्पिरिट ऑफ लॉस, ये किताब लिखा। चलिए तो बहुत ध्यान दीजिए, सॉरी गलती हो गई थी, फोन आ गया था। तो वो मॉन्टेस्क्यू ना, ध्यान देंगे, कई किताब लिखे जिनमें पोप और पादरी इत्यादि के दोष को बताया। तो राजा इस चीज को क्या बताया कि गलत है, राजा इस चीज को क्या कहा? गलत है, और राजा के कमी को भी उसमें लिखा गया था, इसीलिए राजा उसको। अब आगे चलते हैं। एक थे वाल्टेयर, जिन्होंने एक पुस्तक द्वारा चर्च का विरोध किया। चर्च जो था वहां पर ना, चर्च का उन्होंने क्या किया? पुरजोर विरोध किया। आम जनता को लगा कि वाल्टेयर जी सही कह रहे हैं, तो इनके समर्थक लोग हो गए और सरकार से उस तरह की मांग करने लगे कि चर्च को जो आपने विशेष अधिकार दे रखा है, धार्मिक अधिकार, हटाइए, क्योंकि उस समय न पढ़ाने लिखाने का काम चर्चों का था। पादरी, चर्च माने जैसे अपने यहाँ का मंदिर, मंदिर समझिए, तो वहां पर चर्च था, और चर्च का जो पुजारी होता था, जैसे अपने यहाँ का पंडित जी, तो अपने यहाँ के मंदिर के आदमी जो पूजा करते हैं उसको क्या कहते हैं? पुजारी ना कहते हैं। मंदिर में जो रहता है पूजा पाठ करता है उसको क्या कहते हैं? अच्छा चलिए देखिए, समझिए, मंदिर में रहता है उसको हम लोग पुजारी ही कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो जैसे इन लोगों में मस्जिद में जो रहते हैं उसको कहते हैं हम लोग मौलाना जी, नहीं कहते हैं। तो उनका काम है बच्चों को शिक्षा देना। इसी तरह से मंदिर में जो पुजारी थे उसको शिक्षा देने का काम वहां पर था, उसको चर्च कहते थे मंदिर को, और वहां पर रहने वाले पुजारी को पादरी कहते थे। आई पादरी लोग जो थे ना, यही पढ़ाने लिखाने का काम करते थे। तो लोग मांग किया कि ना, ये सब हटाइए,
ये पादरी जो है ना धार्मिक शिक्षा देता है, इससे काम चलने वाला, इसीलिए बाल्तेर उसका विरोध किए। अब एक रूसो व्यक्ति थे, रूसो ने फ्रांस के सबसे बड़ा दार्शनिक में एक थे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी जिनमें था एमिली द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लोकतंत्र के शासन के बारे में उन्होंने लिखा और कहा कि इस शासन व्यवस्था जो है ना वह क्या है, खराब है, इसको हटाइए। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों का यह अधिकार है कि अपने जंजीरों को तोड़िए, क्योंकि लोग जन तो स्वतंत्र लेता है लेकिन हर जगह जंजीरों से क्या है, बंधा हुआ, नियम कानून से बंधा हुआ है, इसलिए इसको तोड़ करके आजादी की लड़ाई के लिए लड़ना चाहिए, यानी अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। उस समय क्या हुआ कि जब ये लेख सब प्रकाशन हुआ सारे बौद्धिक लोगों का, जनता में एगो अलग ही आक्रोश की भावना फैल गई। सब लोग मिलके और राजा के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया और इसी के बाद आंदोलन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आप पढ़ रहे थे फ्रांसीसी क्रांति के कारण, जिसमें आपने देखा राजा के कारण, यानी उसको कहते हैं राजनीतिक कारण, तब था सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण और बौद्धिक कारण। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।